हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड जो साइकिल है C2 है, C3 है, C4 है, ये चीज़ें भी हम रीड कर चुके हैं। अब उन चीज़ों को हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस अब हुआ है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक लाइन के अंदर हर एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो हमें हर एक लाइन जो है वो बड़े ध्यान से रीड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, an understanding of the factors that affect photosynthesis is necessary. The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plants, including crop plants. मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से हमें पता चलता है कि क्रॉप प्लांट की यील्ड कितनी है। फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब फैक्टर्स तो दोनों इफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। बट हमारे जो एनसीईआरटी के अंदर हमें जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो किस चीज़ का डिस्कशन किया गया है इसके अंदर? ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स का। एक बार हम देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। ओके, ये कौन से फैक्टर्स हैं? इंटरनल फैक्टर्स हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से फैक्टर्स हैं। दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स। The plant or internal factors are dependent on the genetic predisposition. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब कि ये इसके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कि जिसके जीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट, right? The external factors would include the availability of sunlight, temperature, CO2 concentration and water. और external factors कौन कौन से हैं? कि sunlight कितनी अवेलेबल है, टेम्परेचर कितना है, CO2 की कंसनट्रेशन कितनी है और वाटर कितना प्रेजेंट है। ये हमारे क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। और हम जो डिटेल में रीड करेंगे वो क्या करेंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स की डिटेल देखेंगे कि उनके इफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे फोटोसिंथेसिस के ऊपर, राइट। सबसे पहले इसके अंदर जब हम फैक्टर्स रीड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को हम ब्लैकमैन्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन्स लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेना है ब्लैकमैन्स लॉ। ब्लैकमैन्स लॉ किस लिए बोला है? क्योंकि दिस लॉ इज गिवन बाय द ब्लैकमैन इन 1905। किसने दिया था? ब्लैकमैन ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1905 में, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। वैसे मैं आपको एक मतलब वैसे बताती हूँ कि जैसे हमारे पास क्या है, CO2 प्रेजेंट है। CO2 की कंसनट्रेशन कितनी होती है? 0.03% होती है, ठीक है। हमारे पास क्या है? लाइट प्रेजेंट है। लाइट हमें कितनी चाहिए? 10% चाहिए। CO2 प्रेजेंट है। क्या है? CO2 प्रेजेंट है और टेम्परेचर प्रेजेंट है। मीन्स अगर हम ये वाले फैक्टर्स देखते हैं, अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, इनमें से अगर कोई भी फैक्टर, मतलब CO2 भी ठीक कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है और लाइट की कंसनट्रेशन क्या है? कम है। वैसे तो लाइट हमें कितनी चाहिए? 10% चाहिए, बट इन्वायरमेंट के अंदर हमें लाइट क्या है? कम मिल रही है, मतलब लाइट की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो गई है। CO2 की कंसनट्रेशन भी हमें ठीक मिल रही है, टेम्परेचर भी ठीक मिल रहा है, वाटर भी ठीक मिल रहा है, तब भी क्या होगी? ग्रोथ जो है वो इफेक्ट करेगी। प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो इफेक्ट करेगी। और किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? हमारा फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज भाई CO2 भी प्रेजेंट है, टेम्परेचर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, बट लाइट ही प्रेजेंट नहीं है। तो जब तक लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस क्या टेक प्लेस करेगा? नहीं करेगा। वही चीज़ ये है। और इस टाइम पे इस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे? क्योंकि लाइट कम है तो लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर। क्या हो जाएगा? लाइट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर हुई ये चीज़? मतलब कितने भी चीज़ें प्रेजेंट हो,
अगर एक चीज़ कमी हो जाती है, अगर एक चीज़ की कमी हो जाती है तो वही चीज़ क्या बन जाती है, हमारी लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है। और यही क्या होता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, जो किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। रीड करते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या लिखा है, इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज इफेक्टेड, अगर कोई affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value। मतलब कोई भी केमिकल प्रोसेस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल प्रोसेस है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, CO2 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इन चारों में से अगर एक फैक्टर भी कम हो जाता है, वही इसने लिखा है कि विच इज रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। मतलब इनमें से कोई भी एक अगर उसकी मिनिमम वैल्यू पर चला जाता है, देन इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली इफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। तो वही फैक्टर क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा, और यही ब्लैकमैन लॉ है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है। For example, despite the presence of green leaf and optimal light and CO2 condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low। अब मैंने लाइट का बताया था यहाँ पे कि अगर लाइट कम हो जाती है, वही सेम चीज़ एनसीईआरटी ने किसकी बताई है, टेम्परेचर की बताई है, कि सब कुछ अपनी ऑप्टिमम कंडीशन में प्रेजेंट है। मतलब ऑप्टिमम कंडीशन वो होती है कि जो प्लांट को रिक्वायर होती है, जितनी लिमिट प्लांट को रिक्वायर होती है वो ऑप्टिमम है। अगर उसमें से टेम्परेचर कम हो जाता है तब भी दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। मीन्स अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तब भी वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा, और जब टेम्परेचर अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगा, जब उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी हम प्रोवाइड करवा देंगे प्लांट को, तब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा। तो इस टाइम पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, उसका लिमिटिंग फैक्टर हो रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर अब इसने बोला है। लाइट है, CO2 है, टेम्परेचर एंड वाटर। ये चार फैक्टर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो देखेंगे रीड करके कि इनमें से क्या इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा लाइट। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी। इनमें से हम मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको कि लाइट क्वालिटी क्या है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर टू लाइट। While discussing light as a factor that affects photosynthesis, there is a linear relationship. Linear relationship होती है between the incident light and the CO2 fixation rate. CO2 fixation rate होता है कि वो कितनी rate of photosynthesis शो कर रहा है। CO2 fixation क्या होता है, CO2 fixation का मतलब है कि वो क्या शो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है, कि वो कितनी फोटोसिंथेसिस जो है वो शो कर रहा है। सो जब इंसिडेंट लाइट होगी तो CO2 फिक्सेशन रेट एट लो इंटेंसिटी, एट लो लाइट इंटेंसिटीज, एट हायर लाइट इंटेंसिटी, मतलब जो लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो वो क्या है, लीनियर रिलेशनशिप शो करेंगे। एट हायर लाइट इंटेंसिटीज ग्रेजुअली द रेट डजंट शो फर्दर इंक्रीज। मीन्स यहाँ पे ये वाली लाइन किस चीज़ की है, लाइट इंटेंसिटी की है। हम इसका ग्राफ देखते हैं, ये वाला क्या है हमारा, लाइट इंटेंसिटी है, और ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम CO2 फिक्सेशन भी बोल देते हैं। ओके, तो जब लाइट इंटेंसिटी प्रोवाइड हो रही है तो एक टाइम आता है कि जब वो अपने आप को क्या कर लेती है, सैचुरेट कर लेती है। सैचुरेट का मतलब होता है मैक्सिमम, कि ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ तक शो करेगी। क्या शो कर रही है, ये मैक्सिमम शो कर रही है। यहाँ पे ये इसका पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है। इसके बाद जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो यहीं पे क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। मतलब हम लाइट चाहे कितनी भी प्रोवाइड कर दें बट इससे ज़्यादा मैक्सिमम रेट जो है वो नहीं जाएगा फोटोसिंथेसिस का। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर यहाँ पे बढ़ता जा रहा तो बाकी के जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग हो जाएंगे। वही चीज़ इसमें लिखी हुई होगी, एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। ये मैक्सिमम है, इसके बाद ये इंक्रीज शो नहीं करेगा। एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, क्योंकि उसके बाद दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो लिमिट हो जाएंगे। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन करके रखिएगा कि हायर लाइट इंटेंसिटी पे रेट डजंट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। और ये इसका रीज़न है कि बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो क्या शो करने लग जाएंगे, लिमिटिंग फैक्टर शो करने लग जाएंगे।
What is interesting to note that is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight. मतलब सनलाइट चाहे कितनी भी प्रेजेंट हो, हमें कितना चाहिए होता है, 10% ही प्लांट्स जो हैं वो लाइट का यूज़ करते हैं. हैंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट, मतलब उन प्लांट्स को छोड़ के जो डेंस फॉरेस्ट के अंदर होते हैं या शेड एरिया के अंदर होते हैं. लाइट इज़ रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, मतलब लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है प्लांट्स के लिए, एक्सेप्ट फॉर दोज प्लांट जो छाया के अंदर होते हैं या फिर जो घने जंगल के अंदर जो प्लांट्स होते हैं जिनको लाइट मिल ही नहीं पाती है, उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर बनता है. बाकी के लिए लाइट जो है वो कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता. एक हमें पता होनी चाहिए कि पार, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पार क्या होता है हमारा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज. क्या होती है ये, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेंज. क्या है ये, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज, राइट. ये इसकी डेफिनेशन जो है वो, मतलब फुल फॉर्म जो है वो पूछ लेते हैं. अब इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, इसकी जो रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के अंदर होती है. ये PYQ के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं कि पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पार की फुल फॉर्म क्या होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज, राइट. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर जो है वो इसकी वैल्यू होती है. उसके बाद जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, मैक्सिमम जो ये विबग्योर की वो है, ये रेंज है. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किस में होता है हमारा, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड लाइट के अंदर होता है, राइट. किसके अंदर होता है, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो किसके अंदर हो रहा है, ब्लू एंड रेड लाइट के अंदर हो रहा है. और मिनिमम किसके अंदर होता है, मिनिमम होता है हमारा ग्रीन लाइट के अंदर. ये चीज़ें जो है वो हमें बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए कि पार की फुल फॉर्म क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज. इसकी रेंज कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर. इससे नीचे जो होती है वो UV रेज आती है और इसके ऊपर जो होती है वो इंफ्रारेड रेज आती है. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट के अंदर होती है, ब्लू एंड रेड लाइट के अंदर होती है. और मिनिमम फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है, हमारी ग्रीन लाइट के अंदर होती है. ओके. और ये चीज़ पता चल गई कि लीनियर शो करेगा, क्योंकि जब ये सैचुरेट हो जाता है तो उसके बाद ये और ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो नहीं करेगा, बिकॉज अगर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस शो करेगा तो उस टाइम पे और फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटिंग बन सकते हैं. और चाहे हम कितनी भी लाइट प्रोवाइड कर दें, इसने लाइट कितनी यूज़ करनी होती है, ओनली 10% ऑफ द टोटल, मतलब जितनी लाइट प्रोवाइड करवाई गई है उसमें से सिर्फ 10% ही जो है वो ये यूज़ करता है. सॉरी. तो ये वाले थे कि लाइट की क्वालिटी हमने देख ली है, लाइट की इंटेंसिटी हमने देख ली है, और ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर टू सनलाइट हमने देख लिया, मतलब कि कितने ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम हमने प्लांट को लाइट के अंदर रखा है. और लाइट इंटेंसिटी ये वाली कि हमने किस इंटेंसिटी की लाइट जो है वो प्रोवाइड की है, ये वाला भी हो गया. ओके. इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. अगर हम लाइट इंसिडेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब अगर इंसिडेंट लाइट अगर एक रेंज से बाहर चली जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो कम हो जाता है. और डिग्रेशन स्टार्ट, डिग्रेशन को हमने बोला है सोलराइजेशन. क्या होता है वो, सोलराइजेशन. डिग्रेडेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा, सोलराइजेशन कहलाएगा. ओके. सो नेक्स्ट जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होगा जो NCERT के अंदर डिस्कस किया गया है, दैट इज़ द CO2 कंसनट्रेशन. ओके, कि CO2 की कंसनट्रेशन क्या है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. हमने लाइट पढ़ा था, लाइट को हम एज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं, बट यहाँ पे CO2 क्या है, एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का. इसकी कितनी रेंज जो है वो या कितनी कंसनट्रेशन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, वो है 0.03 to 0.04. मीन्स 0.03 हम इसको बोल सकते हैं या 3 ppm हम इसको जो है वो कह सकते हैं कि इतनी कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होती है. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट. मीन्स अगर ये 0.05 तक इसकी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर देते हैं तो CO2 का फिक्सेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है.
बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम द डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। बट इस लेवल से बियॉन्ड अगर इसका लेवल इंक्रीज होता है एक लंबे टाइम के लिए तो वो क्या है, डैमेज कॉज करना स्टार्ट कर देता है प्लांट को। अब हम देखेंगे कि CO2 की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है C3 प्लांट के ऊपर और C4 प्लांट्स के ऊपर। हमने देखा था कि जो C3 प्लांट्स हैं और जो C4 प्लांट्स है इसके अंदर मैंने आपको क्या करवाया था, डिफरेंस करवाया था। ट्रॉपिकल एक होता है ट्रॉपिकल प्लांट्स और एक होते हैं हमारे टेम्परेट प्लांट्स, राइट। जो C4 प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, जो क्या है ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब जिनके अंदर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। और ये C3 वाले कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे टेम्परेट प्लांट्स होते हैं और इनका जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। मींस इनका जो टेम्परेचर होता है वो 20 to 30 डिग्री तक होता है, बट इनका अगर टेम्परेचर हम देखें तो 30 to 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। मींस ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं करते हैं। ओके, अब हम दोनों को इनके अंदर देखेंगे। और प्रोडक्टिविटी कौन ज़्यादा शो करता है, हमारा C4 प्लांट जो है वो हायर प्रोडक्टिविटी शो करता है एज कम्पेयर टू द C3 प्लांट्स, क्योंकि C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन भी हो जाता है, बट इसके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, ऑक्सीजन की फिक्सेशन इसके अंदर नहीं होती है। दैट्स वाई इट शोज द हायर प्रोडक्टिविटी रेट। ओके, अब हम देखते हैं कि इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है। द C3 एंड C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन, अलग अलग रिस्पॉन्स शो करते हैं। एट लो लाइट कंडीशंस नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशंस। ये लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा कि अगर लाइट की कंडीशन ही क्या है, लो दे रखी है, अगर लाइट ही कम है तो कोई भी प्लांट जो है वो हाई CO2 कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मीन्स लाइट एक ऑप्टिमम कंडीशन तक लाइट जो है वो होनी चाहिए। एट हाई लाइट इंटेंसिटीज बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स अगर CO2 की कंडीशन हाई है तो उसके साथ लाइट की भी कंडीशन हाई होनी चाहिए, तभी वो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो एक्सेस में शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स जो है वो शो नहीं करेंगे। वट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द C4 प्लांट शो द सैचुरेशन एट, सैचुरेशन वही कि मैक्सिमम, सैचुरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। C4 प्लांट सैचुरेशन कितने पर शो करते हैं, 360 पर शो करते हैं, वाइल C3 रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एंड सैचुरेशन इज सीन ओनली बियॉन्ड 450। कितने पर शो करता है, 450 पर शो करता है। C4 कितने पर शो करता है, 360 पर शो करता है। और C3 प्लांट जो कितने पर शो करता है, अपनी सैचुरेशन 450 पर शो करता है। दस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द, तो लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए बना, C3 प्लांट्स के लिए बना, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है, सॉरी ये 3 ppm नहीं है, 300 ppm है, गलती से लिखा गया था, ठीक है। अगर मैं इसका एक ग्राफ शो करती हूँ, जैसे हमने लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ देखा था, वैसे अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, ये क्या है हमारा C3 प्लांट है, एक क्या होगा हमारा C4 प्लांट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि CO2 की फिक्सेशन दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन है। जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो सबसे पहले जो सैचुरेशन शो करेगा वो कौन शो करेगा, C4 प्लांट शो करेगा, क्योंकि ये कितने पर कर देता है, 360 पर कर देता है। कितने पर कर देता है, 360 पर कर देता है। हमारे इन्वायरमेंट में 300 ppm CO2 जो है वो प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, 300 ppm जो है वो प्रेजेंट है। अब C4 प्लांट कितने पर शो कर देता है, 360 पर शो कर देता है। और प्लांट मतलब प्रेजेंट कितनी है, 300 से 400 के बीच में प्रेजेंट है। तो ये सबसे पहले सैचुरेशन कौन अटेन करता है, C4 प्लांट्स अटेन करते हैं, ठीक है। ये सैचुरेशन पॉइंट शो किया मैंने, ये क्या है हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो शो करेगा। और ये क्या है, C3 प्लांट है। उसके थोड़े टाइम बाद C3 प्लांट क्या करता है, अपनी सैचुरेशन शो करता है। वो कितने पर शो कर रहा है, यहाँ पे 450 पर कर रहा है, बट हमारे पास प्रेजेंट कितनी है, 400 है, बट ये सैचुरेशन कितने पर शो कर रहा है, जाके 450 पर शो कर रहा है। तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। जो CO2 है वो लिमिटिंग फैक्टर होगा, वो क्या होगा, लिमिटिंग
फैक्टर होगा, किसके लिए होगा? C3 प्लांट्स के लिए होगा। किसके लिए होगा? C3 प्लांट्स के लिए क्या बन जाएगा? लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, राइट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। The fact that C3 plants respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. They are allowed to grow in CO2 enriched atmosphere that leads to the higher yield. मतलब इनको जहाँ पर CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वहीं पे इन प्लांट्स को जो है वो ग्रो करवाया जाता है। ओके, सो CO2 का जो फैक्टर है वो क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट अब जो हमारा फैक्टर आता है वो होगा टेम्परेचर। द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। मतलब जो डार्क रिएक्शंस होती हैं उसके ऊपर एंजाइम की वो क्या होती हैं? एंजाइम रेगुलेटेड होती हैं। द लाइट रिएक्शंस आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव। मतलब जो लाइट रिएक्शंस है वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। दे आर इफेक्टेड टू मच लेसर एक्सटेंट। मतलब जितना ज़्यादा इफेक्ट डार्क रिएक्शंस पर पड़ता है उससे कम इफेक्ट लाइट रिएक्शंस के ऊपर पड़ रहा है। द C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। वही मैंने आपको पहले बताया था कि C4 प्लांट्स जो हैं वो हायर टेम्परेचर के अंदर ग्रो करते हैं, हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, और टेम्परेचर हाई होता तब भी वो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो शो करेंगे। वाइल C3 प्लांट्स हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। C3 प्लांट्स का जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग पावर होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द C4 प्लांट्स। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depend on the habitat. किसके ऊपर डिपेंड करता है? हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है, that they are adapted to. ओके, जैसे हम नॉर्थ के अंदर रहते हैं बट हमें क्या है ठंड मतलब विंटर सहन करने की आदत है कि यहाँ पे अगर स्नोफॉल भी होता है तो हम उस चीज़ को क्या है कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इस एटमॉस्फेयर के अंदर अडेप्टेड है। बट अगर यहाँ पे कोई साउथ का पर्सन आ जाता है, साउथ का अगर कोई भी बंदा इधर आता है तो उसको ये वाली ठंड जो है वो सहन नहीं हो पाती, क्योंकि साउथ में इतनी ठंड नहीं होती है। तो वही चीज़ इसने बोला है कि जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिपेंड करता है उसके हैबिटेट के ऊपर। अगर वो पहले ही हाई टेम्परेचर के अंदर रह रहे हैं तो वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर वालों को इधर इनके अंदर इस रीजन के अंदर उन प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे तो वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ट्रॉपिकल प्लांट्स कौन से हैं? अब यहाँ पे C4 प्लांट्स हैं। देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट्स। टेम्परेट वाले कौन से हैं? C3 प्लांट है। ओके, सो क्लियर हुआ टेम्परेचर का भी फैक्टर। नेक्स्ट जो लास्ट फैक्टर है हमारा, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस वाली लाइन को। द C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर शोज टेम्परेचर ऑप्टिमम, राइट। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है वाटर। इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर इसका यूज होता है। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट rather than directly on the photosynthesis। ये कह रहा है कि मेन जो फैक्टर इफेक्ट करता है वाटर का वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर इफेक्ट करता है rather than directly on the photosynthesis। मतलब पहले प्लांट के ऊपर इफेक्ट करेगा उसके बाद फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज। अगर वाटर की कमी है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। अगर वाटर की कमी है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो भाई CO2 अंदर नहीं आएगी, और CO2 की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। सेम क्या होगा? वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स द लीव्स विल्ट। मतलब साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स। और अगर लीफ का साइज कम हो गया तो उसकी फोटोसिंथेसिस फिर से कम हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस कम हुआ तो वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल, राइट। मतलब जो वाटर है, वाटर किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है? ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, उसकी फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्टोमेटा अगर वाटर की डेफिशिएंसी मतलब अगर वाटर का लेवल कम है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज हुए तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? हमारी स्टॉप हो जाएगी, राइट।
तो ये 4 फैक्टर्स थे जो हमने रीड किए, जो इफेक्ट करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के ऊपर। फर्स्ट वन इज़ द लाइट, सेकंड इज़ द CO2 कंसंट्रेशन, थर्ड इज़ द टेम्परेचर एंड द फोर्थ वन इज़ द वाटर। और जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर हम रीड करते हैं वो किसको रीड करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रीड करते हैं। और रेयरली अगर कोई इफेक्ट करता है तो वो कौन सा फैक्टर होगा? हमारा लाइट वाला। ओके और एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमने इसके अंदर रीड किया है, जो ब्लैकमैन ने दिया था, तो उसको हम ब्लैकमैन लॉ भी कहते हैं। और यहाँ पे आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो एचटेट है, केवी है, एनवीएस है, 2 to 3 मार्क्स, मतलब एचटेट हो गया, केवी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, हमारा इसके अंदर 2 to 3 मार्क्स जो है वो 100% आता है। 100% मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। जैसे हमारा एनिमल किंगडम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट, सेकंड नंबर पे जो यूनिट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है? हमारी प्लांट फिजियोलॉजी की है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो 101% यहाँ से बनते हैं। मेनली C3 C4 साइकिल से ही बन जाते हैं। C3 है, C4 है, C2 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो वो जेड स्कीम है। यहाँ से हर एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो हर बार आया ही आया है। सो ये वाला चैप्टर, ये वाला यूनिट जो है वो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ जो है वो अच्छे से हो रही है, कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ओके सो थैंक यू। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं पर हम स्टॉप करते हैं।